तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग जा पढ़ने वाले हैं वो है क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का। किसका? इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। तो ये मेरी एक एनसीईआरटी सीरीज़ है। तो मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ को ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो ये उनमें से एक सीरीज़ है। तो ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 है, क्लास 9th का। तो अगर आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 9th में हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्दर हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो मैंने इस जो चैप्टर है, ये चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स का, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले वाले पार्ट में मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि पालमपुर क्या है, कैसा है, क्या है। तो दूसरे में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन के, ऑर्गेनाइजेशन कैसी गई है प्रोडक्शन के लिए। तीसरा पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर के, पालमपुर में क्या होता है, फार्मिंग मतलब जो पालमपुर है उसमें फार्मिंग कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो मान के चलिए, जैसे कि हम लोग फिजिक्स में कई बार देखते हैं कि जो फिजिक्स है वो समझाई जाती है हमें एक सिचुएशन देके कि कोई चीज़, कुछ चीज़ कांस्टेंट रख दी जाती है, कुछ चीज़ों को एक्चुअल में ले लिया जाता है। तो इस प्रकार तो हम भी एक हाइपोथेटिकल एक ब्लेज बनाएंगे, जिसके थ्रू हम लोग जो इकोनॉमिक्स है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो फर्दर चलिए हम लोग इसी प्रकार इस चैप्टर को समझेंगे। तो व्यूअर्स, तो हम लोग के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का पर्पस समझ ले कि जो हमें चैप्टर में क्या स्टोरी दी गई है उसका पर्पस क्या है एक्चुअली। तो हम लोग इसमें कुछ नहीं है, एक स्टोरी पढ़ेंगे एक गांव के बारे में जिसका नाम क्या है, पालमपुर। तो बस हम लोग यही पढ़ेंगे उसके बारे में कि उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन थ्रू अ स्टोरी। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन थ्रू स्टोरी। तो मतलब कि एक शहर के अंदर प्रोडक्शन कैसे होता है उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, किसके, एक स्टोरी के थ्रू, जो कि है जो कौन सा गांव है, ये पालमपुर गांव है। वो हाइपोथेटिकल मतलब इसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है कि मान चलिए गांव है, तो एक एजम्पशन एज्यूम्ड गांव है, कोई असली में कोई गांव नहीं है। तो इसको हम लोगों ने हाइपोथेटिकल मान लिया है कि मान चलिए इससे हम लोग जो प्रोडक्शन के जो लॉस हैं उसको क्लियरिफाई करेंगे एक एग्जांपल की मदद से। इस वजह से हमने इस चैप्टर की, ये चैप्टर पालमपुर नाम की एक स्टोरी बनाई है। तो इसमें हम लोग के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं किसके, इकोनॉमिक्स के, वो लोग हम लोग जानेंगे इसके थ्रू। तो बस अब मैं इसका पर्पस पता चल गया हम लोगों को, और मैं आगे फर्दर चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो पालमपुर है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पालमपुर भैया बेसिकली हमारा कहाँ पे है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जो उत्तर प्रदेश स्टेट है जिसमें कि मैं रहता हूँ, तो इसमें क्या होता है, जो मेन एक्टिविटी है उसकी क्या है, जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग। तो अगर कोई यहाँ पे कोई विलेज होगा तो उसकी मेन ऑक्यूपेशन क्या होगी, वो होगी फार्मिंग। तो हम लोग फर्दर पढ़ते हैं। तो द मेन एक्टिविटी ऑफ दिस विलेज इज फार्मिंग। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो एक कोई भी एक विलेज हो या छोटे एक यूनिट की बात करें या कंट्री की बात करें या सिटी की बात करें, तो उसका जो मेजर पॉपुलेशन करती है, मेजर पॉपुलेशन जो भी इकोनॉमिकली या पैसों की बात करें, तो जो भी कंट्री या छोटा यूनिट जिसकी जो ज़्यादा पॉपुलेशन, जिसके थ्रू पैसे अर्न करती है, क्या करती है, पैसे अर्न करती है, तो वही वहाँ का जो मेजर इकोनॉमिक हब हो जाता है, मतलब इकोनॉमिक सेक्टर वही बन जाता है। जैसे अगर बात करूँ तो अर्बनाइजेशन में, मतलब अर्बन जगहों पे, जैसे सिटीज़ की बात करूँ तो सिटीज़ में क्या होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो वहाँ पे जो मेन इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, वो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होंगे। तो अगर ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है तो यहाँ पे क्या मेन एक्टिविटी क्या होगी, जो होगी फार्मिंग। तो जो ये विलेज पालमपुर है, तो इसमें जो मेन एक्टिविटी है वो क्या, किस चीज़ की है, वो फार्मिंग की है। तो बेसिकली हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे हैं पालमपुर का, तो ये किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से। तो ये पूरी जो बातें चली हैं हमारी, तो
इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर रिलेटेड चलेंगी। जैसे कि हमने जो एक शहर की मतलब एक विलेज की बात की थी, इसकी जो मेन इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है वो चलती है किस पे, फार्मिंग पे। पर ऐसा नहीं है केवल यहाँ पे फार्मिंग ही होती है, यहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि पर होती हैं पर लिमिटेड स्केल्स में होती है। जैसे कुछ लोग यहाँ पे शहर गए, कुछ लोग गांव में ऐसे होते हैं जो कुछ लोग गए और कुछ लोग वहाँ से कुछ सीखा, जैसे कंप्यूटर की डिग्री कर ली तो उन्होंने कंप्यूटर की डिग्री खोली तो वहाँ पे हल्का सा छोटा मोटा साइबर कैफ़े डाल दिया जिससे कि ऑनलाइन का काम हो सके। या फिर बात करें छोटी छोटे मैन्युफैक्चरिंग की, जैसे अगर मैं बात करूँ तो लोकली क्या होता है, जो छोटे छोटे शहर या कस्बे होते हैं तो वहाँ पे लोग छोटे छोटे लोग जाते हैं कहाँ पे, दिल्ली से बड़े शहर में, तो वहाँ से थोक में माल ला के बेचने लगते हैं। या फिर मैं बात करूँ किसकी है, यहाँ पे जब एक रूरल एरिया में है बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आम बात है, डेयरी, यहाँ पे लोग अपनी पशुपालन करते हैं और क्या दूध बेचते हैं, दूध का व्यापार यहाँ अच्छा होता है। और क्या होता है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है थोड़ा बहुत, क्या हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जब धीमे धीमे हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट धीमे धीमे बढ़ रहा है, तो जब ये लोगों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाना हो तो यहाँ पे क्या जुगाड़ टाइप में गाड़ियाँ चलने लगती हैं, या मैजिक टाइप में अगर बात करूँ, अगर आप लोग यूपी से रिलेटेड हैं तो आपको अगर एक शहर से दूसरे जगह पे जाना है तो कोई 30-40 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस हो तो यहाँ पे कुछ आपेज चलती हैं और क्या चलती हैं, कुछ मैजिक से चलती हैं यहाँ पे, जिन्हें मैजिक कहा जाता है, जो एक साथ कम से कम 10 या 20 लोगों को एक साथ ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो हम लोगों की सिचुएशन ऐसी ही है पालमपुर की, जिसमें क्या दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन और सारी थोड़ी बहुत मार्केटिंग, प्रोडक्शन वगैरह, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाती हैं यहाँ पे, बट लिमिटेड स्केल में होती हैं, क्योंकि जो यहाँ का जो मेन सेक्टर है इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है वो, तो इस वजह से यहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने से आप लोगों को शहरों के बारे में बताया है, तो शहरों में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, पर बहुत ज़्यादा स्मॉल लेवल पे हैं। कितने हैं, स्मॉल लेवल पे हैं, कि मान चलिए कि काम चलाने लायक है बस, कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं है, इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो अगर हम लोग अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसकी इंट्रोडक्शन की, ये गांव कैसा है कैसा नहीं है, तो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोगों को पता होगा कि ये हम लोग अगर जाने तो ये एक यूपी के अंदर एक इस्टेब्लिश एक गांव है, हाइपोथेटिकल गांव है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या है, पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। तो ये जो पालमपुर है ये आपस में जुड़ा हुआ है आसपास के गाँव में या छोटे छोटे कस्बों में। और हम लोग क्या जाने, रायगंज नाम का एक बड़ा गांव, क्योंकि वो केवल मात्र 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। तो भैया अब हम लोग जानेंगे कि जो पालमपुर है वो ना ही इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत डेवलप गांव है। तो ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, कि यहाँ पे लोग जो पढ़ाई करते हैं वो उसकी खम्भे की रोशनी में करते हैं, अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करते हैं। तो फर्दर हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पर ये एक अच्छा खासा डेवलप गाँव है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि वेल डेवलप है, पर ठीक ठाक हाँ गाँव है, क्योंकि यहाँ पे जो रोड का स्ट्रक्चर होगा, कि जब यहाँ से ये कनेक्टिविटी अच्छी है तो यहाँ पे क्या होगा, रोड कनेक्शन अच्छे होंगे। तो यही है इसमें कि जो गांव है काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक गांव है, ज़्यादा पिछड़ा हुआ भी नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा गांव है तो वो क्या है, इसमें वेल स्ट्रक्चर्ड रोड्स हैं यहाँ पे, और ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा चलता है। तो हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि वही चीज़ें पढ़ेंगे कि रोड कनेक्ट द विलेज टू द रायगंज। तो ये जो विलेज है पालमपुर, ये दूसरे पास ही के बड़े गांव रायगंज के पास में है, जो तो इससे थोड़ा बड़ा है, काफ़ी बड़ा गांव है। फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अगर हम लोग बात करें शहरों को बांटने की, तो जो सबसे छोटे होते थे वो गाँव होते थे, और उसके बाद जो होते हैं जो शहर से थोड़े छोटे और गांव से थोड़े बड़े, जहाँ पे तहसीलें वगैरह लग जाती हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या कह देते हैं,
तो टाउन्स कह देते हैं वहाँ पे। तो छोटे छोटे कस्बे होते हैं तो उन्हें कस्बा कहा जाता है। यहाँ पे जो गांव से थोड़े बड़े होते हैं और क्या जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनसे थोड़े छोटे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टाउन्स कहा जाता है। तो एक शाहपुर नाम का एक टाउन उसके पास में है, कहाँ पे, जो पालमपुर है उसके पास में एक गांव है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे वेल डेवलप क्या है, रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जो लोग गाड़ियाँ हैं, तो जहाँ पे बुलडॉग्स में तो होता है गाड़ियाँ, तो मतलब बुलडॉग कार्ट मतलब होती है बैलगाड़ियाँ। टांगास को बुलडॉग और टांगास में अंतर ये होता है कि बुलडॉग चलाती हैं बैल और टांगास चलाते हैं घोड़े। और बग्गीज मोटरसाइकिल जीप और ये सब जितने भी ट्रांसपोर्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, तो बेसिकली रोड्स पे दिखाई देते हैं। तो मतलब हम लोग मान चल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड रोड है यहाँ की। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो फैमिलीज़ के ऊपर होगा। तो अगर हम लोग फर्दर बात करें तो यहाँ की जो फैमिलीज़ हैं वो कैसी हैं, और अगर हम लोग यूपी की बात कर रहे हैं तो अगर आप यूपी में हैं तो आप लला ये बात जान लीजिए कि अगर आप यूपी में आ रहे हैं तो जातीय समीकरण कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली जो पॉपुलेशन है वो जातीय समीकरण पर चलती है। तो अगर हम लोग बात करें कि जो विलेज है, तो विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़। तो यहाँ पे 450 फैमिलीज़ रहती हैं और वो करती हैं डिफरेंट कास्ट। जो जातीय समीकरण होता है मतलब कि अलग अलग बिरादरियों से, अगर मैं ठेठ भाषा में बात करूं तो अलग अलग जो बिरादरियां हैं वहाँ से बिलोंग करती हैं, अलग अलग जातियों से बिलोंग करती हैं यहाँ पे जो 450 फैमिलीज़ हैं। और क्या अपर कास्ट फैमिलीज़ ओन मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। तो बड़ी भैया जो ऊँची जाति के आदमी हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या लैंड ऑक्यूपाई किए बैठे हैं। तो ये हमारे वास्तविकता है। देखो कि अमीर आदमी हैं, ऊंची जाति हैं, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड, आप गांव में कोई भी गांव में निकल जाइए तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो अमीर आदमी है, जो ऊंची जात का आदमी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई करेगा, और जो छोटी जाति के लोग हैं उन्हें कुछ नहीं दिया जाता है। ये सालों से प्रथा चली आ रही है भारत देश में। और अगर अर्बन शहरों की बात करें, मतलब बड़े बड़े शहरों की बात करें, तो वहाँ पे इतना नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो गया है। तो अर्बनाइजेशन पे जो अगर आप लोग इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो मतलब सोसाइटी को जब आप पढ़ने जाएंगे, अगर आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि जो अर्बनाइजेशन है, तो अर्बनाइजेशन की वजह से जो कास्ट की जो पावर है वो थोड़ी कम हो जाती है। पर यही अगर हम लोग रूरल एग्रीकल्चर की बात कर, मतलब रूरल प्लेसेस की बात करूँ, तो वहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अभी भी रिजिड है। अगर एक्चुअली बात की जाए तो यहाँ पे अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है ये कास्ट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है भैया, जो अलग अलग कास्टेज हैं तो यहाँ पे बिलोंग करती हैं, और उनमें से जो ज़्यादा लैंड ओनिंग्स है, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें हैं वो बड़ी ऊंची जात वाले लोगों के ऊपर पास में हैं। जो छोटी जात वाले हैं उनके पास ज़मीन की मात्रा बहुत कम है। तो अगर हम लोग फर्दर इन लोगों की बात करें तो जो अमीर लोग होते हैं भैया, जो ऊंची जात के लोग हैं, तो उनके घर कैसे बने होंगे, देयर हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स। तो उनके घर वो होंगे बिल्कुल पक्के सीमेंट से बने हुए, टाइल्स लगी हुई भैया। ठीक है, ये एक आपका एरिया है, ये यहाँ पे इनके आसपास खेत बने हुए हैं, यहाँ पे इनकी दो काफ़ी बड़ी बड़ी फीट की बिल्डिंग्स होंगी, यहाँ पे दीवार खड़ी होगी और यहाँ इनका महल बना होगा। भैया एज्यूम करके देखो कितनी रही चीज़ दिख रही है इनके पास में। तो और यहाँ पे क्या होगा, इनका जो मकान होगा वो सीमेंट से ढका होगा, यहाँ पे उनका ट्रैक्टर खड़ा होगा, यहाँ पे उनका चौतरा बना हुआ है, यहाँ बच्चे खेल रहे होंगे। भैया गांव का सीन है, अज्यूम कीजिए। और यहाँ पे उनका पेड़ वेड़ लगे होंगे वगैरह, गार्डन वगैरह होगा। तो ये ठाड़ वाड़ के साथ रह रहे हैं बिल्कुल ये लोग। और दूसरी तरफ हम लोग अगर देखें तो जो अमीर लोग थे वो तो ऐसे जी रहे थे। द एसीज दलित, मतलब जो छोटी जाति के लोग थे या दलित थे, उन्हें वो केवल, मतलब अगर तीन में से अगर बात की जाए तो तीन में से एक ही विलेजर वो किसका था, दलित का था। मतलब इनकी जो पॉपुलेशन थी बहुत कम थी, और ये लोग कहाँ रहते थे, गांव के एक छोटे से किनारे के हिस्से में। तो मान चलिए ये मेन लैंड है, ये सारा के सारा इनका है, और कुन्ने में थोड़ी जगह दे दी इन्हें एससीज को, मतलब दलित को दे दी। ये कितनी गलत बात है कि एक समाज में हम लोग ये सब देखने को मिलता है। और मैंने भी कई बार ये लाइव में देखा भी है कि काफ़ी बार लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर असलियत तो यही है कि जो समाज है ऐसे ही चलता है। चाहे अगर हम लोग इंडियन समाज की बात करें या दूसरे वर्ल्ड के किसी भी समाज में चले जाएं, तो भैया जिसके पास पावर होती है वो पावर का गलत इस्तेमाल करता ही करता है। तो मैंने भी काफ़ी बार ये एज्यूम किया है कि कई बार लोग अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर उन्हें ज़्यादा छूट दे दिया है, और वो दूसरों पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो अगर हम लोग फर्दर पढ़ें तो जो हम लोग अब पढ़ेंगे कि गांव के अंदर फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइडेड है, कि जिससे हमें पता चले कि गांव डेवलप है या नहीं है। तो अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। तो हमारे गांव के अंदर क्या ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के कनेक्शंस हैं, और क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स। तो भैया ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए जो फील्ड्स मतलब जो खेत होते हैं वहाँ पे जो खेत होते हैं तो वहाँ पे जो फसल होती है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए होता है, क्योंकि पेड़ों को अगर पानी नहीं देंगे तो मर जाएंगे। तो वहाँ पे जो बड़े बड़े ट्यूबवेल्स जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल्स होते हैं वो किस पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर पे चलते हैं। और क्या यहाँ पे यहाँ छोटे छोटे जो धंधे मतलब छोटे छोटे कारोबारी होते हैं वो भी बिजली के ऊपर चलते हैं। तो हम लोग ये इससे समझ सकते हैं कि जो हमारा पालमपुर है वो इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ नहीं है। वो थोड़े वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं मीडियम लेवल पे या ठीक लेवल पे है यहाँ पे। तो अगर हम लोग बात करें किसकी एमिनिटीज़ की मतलब सुविधाओं की बात करें तो जो पालमपुर है यहाँ पे क्या है, दो प्राइमरी स्कूल्स हैं। क्या है, दो प्राइमरी स्कूल्स हैं, वन इज हाई स्कूल। तो मतलब एक यहाँ पे जो एक दो प्राइमरी स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें से क्या एक हाई स्कूल है। और यहाँ पे क्या है, वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और दूसरा क्या है, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जो यहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है किफ़ायती दामों में। तो भैया जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं तो वो आप लोग अगर ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को नहीं पता होगा। अगर आप छोटी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप लोग कई बार वहाँ पे जाते रहते होंगे। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी प्रोवाइड भी नहीं होती हैं, क्योंकि जो एक जगह का पर्टिकुलर एरिया होता है जो मेडिकल स्टोर वाला सिस्टम है तो काफ़ी बेकार पड़ता है। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी इमेज और रेपो ख़राब रहती है, क्योंकि वो अच्छा इलाज नहीं करते हैं और टाइम पे इलाज नहीं करते हैं। ऐसी परसेप्शन काफ़ी गाँव में बनी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं। तो अब हम लोग बढ़ चुके हैं, हमारा एक सेगमेंट जो था इंट्रोडक्शन ऑफ पालमपुर वो अब ख़त्म हो गया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जो जो प्रोडक्शन होती है कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो प्रोडक्शन क्यों होती है। तो इसका फर्दर हम लोग को आंसर मिलेगा, टू प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विस दैट पीपल वांट। तो लोग वही प्रोड्यूस करते हैं जो कि लोग चाहते हैं। कि अगर मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आईफोन चलाऊँ, या फिर मैं अगर सिनेमा की बात करूँ तो सिनेमा में अगर बहुत से लोग अपने कल्चर को बुरा कहने लगते हैं क्यों, ये जो वेस्टर्न कल्चर है या फिर दूसरे कल्चर से हम हमें डिफेक्ट कर रहे हैं। पर आप ये भी समझिए कि लोगों की मांग हो रही है, इस वजह से लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखते हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामा देखना पसंद करेंगे जो हमारे अगर हम लोग बात करें कि जो मतलब लोकल लेवल पे चलते हैं उन्हें देखना पसंद कर देंगे, या फर्दर कोई वेब सीरीज़ या जैसे गेम्स ऑफ थ्रोन हुआ, या फिर सॉरी मैंने नाम ले लिया पर नाम लेना नहीं चाहिए, पर जितनी भी ये सारी सीरीज़ होती हैं जो पॉपुलर वर्ल्ड में सीरीज़ चली हैं तो लोगों को आजकल इनका क्रेज़ पड़ रहा है। जब लोग ये चाहते हैं देखना तो जो लोग चाहते हैं तो वही लोग बनाते हैं। तो जो हमारी जो सिनेमा इंडस्ट्री है वो धीमे धीमे ऐसा अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। तो कई लोग इसे कल्चर इंटरफेरेंस कह देते हैं कि भैया कुछ लोग कल्चर को दबाने की कोशिश कर देते हैं। तो जब भैया लोग चाह रहे हैं बदलना तो फिर आप किसी की चॉइस को बांध नहीं सकते हैं। अगर हम लोग कोई सरकार इस पर अगर ज़्यादा दबाव भी डाले, या अगर मैं वेस्टर्न सरकार की बात करूँ तो मैंने कुछ कंट्रीज़ का नाम नहीं ले रहा, पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो दूसरे कल्चर्स को आने नहीं देना चाहती हैं। पर आप जब अपने जो सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा दबा के रखेंगे तो फिर आप यही होगा कि तख्ता पलट होता है और कुछ नहीं होता है। तो जब लोग जो चाहते हैं इसलिए प्रोडक्शन होती है किसी भी एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। जब तक लोग नहीं चाहेंगे तब तक कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अगर मैं जो आजकल का जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है तो ये इस पॉलिटिकल सिस्टम को लोगों ने चाहा है इसलिए आ पाया है। अगर मैं इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल की बात करूँ, या फिर मैं बात करूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो लोगों ने चाहा था कि उनके जो रूलर्स हैं वो बदल जाएं। वो चाहते थे कि उनके साथ न्याय हो, क्योंकि जो वहाँ का उस समय की एग्जिस्टेंट रूलर क्लास थी वो उनके साथ अच्छा न्याय नहीं कर रही थी। तो जनता ने चाहा, इसलिए वो जो स्ट्रक्चर आज पॉलिटिकल सिस्टम हम लोग देखते हैं पूरे वर्ल्ड में तो वो बना। तो इसलिए तो जो मेन प्रोडक्शन होता है वो किस लिए किया जाता है, प्रोडक्शन का एम क्या होता है, जो लोग चाहते हैं वही प्रोड्यूस होता है। जो कि गुड्स एंड सर्विसेज लोग चाहते हैं वही
प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, जो लोग चाहते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर्स। क्या होगा जो हमारा अगला टॉपिक होगा, फैक्टर, किन किन फैक्टर्स पे हमारी जो प्रोडक्शन है वो काम करती है, कैसे कैसे क्या होगा वो हम लोग अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो हम लोग अब फर्दर पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे फर्दर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन के। हमें अपनी प्रोडक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, इसको मैं अपने एक बेस्ट एग्जांपल की मदद समझा दूंगा आप लोगों को। तो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पढ़ेंगे, जो प्रोडक्शन होती है उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, लेबर, कि हमें जो चीप लेबर मिल जाए। दूसरी क्या होती है, लैंड, ज़मीन हो हमारे पास। तीसरी क्या होती है, एसेट एंड मशीनरी के। और क्या होती है, पैसा, आप मतलब पैसा लगा दो या पूंजी लगा दो, वो होना चाहिए। और क्या, मशीनरी होना चाहिए जो कि रॉ मटेरियल को एक फुली फर्निश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए होती हैं। और चौथा क्या होता है, एंटरप्राइजेज मतलब कि ये जो ऐसे लोग जो ये सारी की सारी व्यवस्था संभालें, जैसे कि कुछ मालिक। तो अगर मैं इसको अच्छे से एग्जांपल की वजह से समझाना चाहूँ तो आप लोग यही पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। तो मैं आप लोगों को इसको समझाऊंगा किसकी मदद से, चाइना की मदद से। तो हम लोग चाइना की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, लैंड होल्डिंग्स किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पे लैंड्स ज़्यादा मात्रा में है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा। दूसरी बात करूँ, लेबर, ये दुनिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर। पहले पे कौन है आप लोगों को पता हो क्या है, अब बन गई है क्या, इंडिया। अगर मैं प्रेजेंट समय की बात करूँ तो यहाँ पे लेबर क्या है, लेबर से क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा होगा। क्या होगा, प्रोडक्शन होगा अच्छा। और यहाँ पे क्या है, कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल भी, ये दुनिया की सबसे तीसरे नंबर की इकोनॉमी है, तो वर्ल्ड की तीसरे नंबर की इकोनॉमी है प्रेजेंट डेट में। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होने के चांसेस हैं कि नहीं, हम लोग ये समझ सकते हैं यहाँ पे। और जो चौथा फैक्टर था हमारा, क्या चौथा फैक्टर था, क्या जो क्या, एंटरप्राइजेस। तो यहाँ मोस्टली जो एंटरप्राइजेस होते हैं वो अच्छे हैं और किसी कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट चाहती है, यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मात्रा में देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अलीबाबा का केस सुना हो तो इसमें वो हम लोगों ने अच्छी तरीके से एग्जांपल से समझा कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए क्या चाहिए थी, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये चाइना में एग्जिस्ट करती हैं। तो जो चाइना है वो आज वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बन चुकी है आज के ज़माने में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास भी ये सारी चीज़ें हैं कि इनके पास भी लैंड है। अगर हम अपने कंट्री की बात करें, लैंड है, लेबर, पॉपुलेशन में तो नंबर 1 पे आई गए हम लोग, कैपिटल ठीक ठाक है ही। और इंटरप्राइजेज तो भैया आजकल जो आज की जो गवर्नमेंट है वो स्मॉल बिजनेसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है कि आप लोग प्रोडक्शन करवाइए जैसे भी करके। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो हम लोग देख सकते हैं, तो इंडिया भी अब वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी बन गई है, वर्ल्ड की टॉप लीडिंग इकोनॉमी इसमें आने लगी है तो धीमे धीमे। तो आप देख सकते हैं कि इसको आप लोगों ने इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितने आसानी से समझ लिया है। तो अगर हम लोग अब फर्दर जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया, अगर इसको फर्दर एग्जांपल की मदद समझें तो अब हम लोग जो जाएंगे, तो अब हम लोग जो हमने 4 फैक्टर बताए तो अब हम लोग उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लैंड के बारे में। तो लैंड इज़ अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो लैंड क्या होती है, सबसे पहली ज़रूरत होती है किसी भी प्रोडक्शन के लिए। वी ऑल्सो नीड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमें जो प्रकृति से जो रिसोर्सेज मिले हैं ये हमारे क्या दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे कि सच एस वाटर, फॉरेस्ट, वाटर, पानी। बिना पानी के भैया आप जीवित नहीं रह पाएंगे भैया, जल है तो कल है।
और क्या फॉरेस्ट, तो भैया आपके पास रॉ मटेरियल होगा कहाँ से, जो जंगल है वहाँ से आप काट के लाएंगे। आपको अगर लकड़ी का कारखाना है आपका, अगर अगर आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फिनिश गुड की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका फर्नीचर है तो फर्नीचर बना कहाँ से, लकड़ियों से, और लकड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, फॉरेस्ट में। तो भैया प्रोडक्शन का सीधा सीधा सिद्धांत ये कहता है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम और क्या चाहिए, बहुत अलग अलग प्रकार के मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो जो हमने पहला फैक्टर था लैंड, वो हमने पूरा क्लियर कर लिया कि जो प्रोडक्शन के लिए जो मेन सोर्सेस होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। दूसरा भैया लेबर, अगर लेबर नहीं होगा तो आपका काम चलेगा कैसे। अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करें, टीचर की या प्यून की बात करें, तो इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है हमारे जो स्कूल मैनेजमेंट है उसको संभालने के लिए। अगर ऐसा काम जो प्यून कर सकता है वो टीचर नहीं कर सकता, जो टीचर कर सकता है वो प्यून नहीं कर सकता है। अगर हम लोग इसको दूसरे एग्जाम्पल की मदद समझ सकें, तो पूंजीवाद और लेबर की बात करेंगे। तो अगर पूंजीवाद नहीं होगा, मतलब जिसके पास पैसा नहीं होगा, तो कोई काम करवाएगा कैसे वो। और अगर लेबर नहीं होगा तो काम क्या अमीर आदमी करेगा जिसके पास पैसा है। तो इस सोसाइटी में को चलाने के लिए दोनों की ज़रूरत पड़ती है, कम कम पढ़े लिखे के आदमी की, फिजिकल और मेंटल वर्क दोनों वालों की। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में हो पाता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। तो हम लोग इसको जब फर्दर पढ़ेंगे लेबर में, तो क्या पढ़ेंगे, लेबर इज़ अ सेकंड रिक्वायरमेंट। तो भैया तो जो लेबर है वो क्या है, सेकंड रिक्वायरमेंट है। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। तो जो टीचर्स होते हैं वो भी एक प्रकार से लेबर ही में आते हैं। तो कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होती है, हाईली एजुकेटेड वर्कर चाहिए होते हैं। अगर हम लोग किसान की बात करें तो किसान को पता रहता है कि कौन से मौसम में कौन सी फसल उगानी है। अगर कोई शहर का आदमी जाएगा जिसे फसल की नॉलेज नहीं है तो वो पूरी फसल चौपट कर देगा। तो हमें कुछ नॉलेजेबल पर्सन चाहिए होते हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। एंड अदर्स एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्क हु कैन डू मैनुअल वर्क। अगर हम लोग बात करें कि भैया घर बनाने की, तो इसमें क्या किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी क्या, आप लोगों को लगता है। तो इसमें हमें किसकी ज़रूरत लगेगी, इसमें हम लोगों को लगेगी ज़रूरत किसकी, जो इसका पर्टिकुलर काम करते हैं, जैसे लेबर्स हैं। तो अगर आप लोगों को पता हो, तो आपके अगर शहर में आप लोगों को पता हो कि अलग अलग चौराहा बने होंगे जहाँ पे जो लेबर हैं वो अवेलेबल रहते हैं। तो उनका क्या काम होता है, उनका मैनुअली काम होता है कि आप लोग उनको इतनी ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उनसे करिए कि भैया आपको ये काम यहाँ से ये पत्थर उठा के इन्हें देने हैं, और ये मिस्त्री होगा वो वहाँ पे लगा देगा। मिस्त्री मतलब आप लोग जानते होंगे, आप लोग अगर बड़े बड़े शहरों से होंगे तो आप लोग को नहीं जानते होंगे कि मैं जो घर बनाता है यहाँ यूपी की लोकल भाषा में उसे मिस्त्री कहा जाता है। तो जो मिस्त्री है उसे देते हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं। तो दो प्रकार के वर्क में बांट दिया गया है, फिजिकल वर्क में, और जो हाईली एजुकेटेड वर्क है उसमें डिवाइड कर दिया है, नॉलेजेबल वर्क है उसमें डिवाइड कर दिया गया है। तो हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये नहीं होंगे तो ये नहीं होंगे, ये होंगे तो ये नहीं होंगे। तो ये जो दो पार्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और मैं तीसरा पार्ट लिखाने जा रहा हूँ अब। तो व्यूअर्स अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कैपिटल के बारे में। तो कैपिटल भैया जो कैपिटल कई प्रकार की होती है, तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे क्या, फिजिकल कैपिटल्स। तो फिजिकल कैपिटल इज़ अ थर्ड रिक्वायरमेंट द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो हमारी जो प्रोडक्शन होती है हर स्टेज के अंदर हमें क्या चाहिए होती है, फिजिकल कैपिटल चाहिए होती है। जैसे कि अगर आप लोग कहीं से, जैसे मान चलिए इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हुआ तो आपको अमेरिका भेजना है, तो आपको क्या चाहिए होगा, वहाँ पे एक हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा जो अमेरिका में जाके वो माल को डिलीवर कर सके। तो ये क्या होगा, वो होंगे हमारे मशीन्स, एक्सेसरीज, ट्रांसपोर्ट, ये सब हमारे हाथ में आ जाएंगे। तो इसमें क्या, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, टूल्स, जैसे कि अगर हम लोग किसी भी, जैसे लकड़ी का कारखाना डालना है तो उसके लिए मशीन चाहिए पड़ेगी। बिल्डिंग्स के, तो जहाँ पे आपका वर्कशॉप होगी तो वो भी आपको ओन करना होगा। मशीन्स, तो वहाँ पे अलग अलग वैरायटी की मशीन्स लगेंगी। रॉ मटेरियल के, आप अगर लकड़ी के कारखाने में का एग्जांपल दूं तो वहाँ पे अगर आपके पास लकड़ी नहीं होगी तो आप फर्नीचर कहाँ से बनाएंगे। मनी इन हैंड, और हाथ में क्या होना चाहिए, गरम गरम मोटा मोटा पैसा। क्या बोलती क्या चीज़ है पैसा, ऐसा मैंने सुना है काफ़ी बार कानों में। तो और हम लोग इसके बारे में जानेंगे, तो इसी को हम लोग फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एसेट्स इंक्लूड हो जाते हैं। और क्या, बिल्डिंग्स जो लंबे समय तक चले, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट कहते हैं। क्या, फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं इसको, फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या आते हैं, एसेट्स आते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास रहते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हुई, टूल्स हुए, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो
तो व्यूअर्स, हम लोग अगर अगले कैपिटल की बात है तो वो हमारा क्या है, ह्यूमन कैपिटल। के ह्यूमन कैपिटल के अंदर हम लोग क्या अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि क्या देखता है, जो जैसे कि ये मान चलिए एक मैनेजर है, कि सुपरवाइज़र हैं किसी एक्स कंपनी के, जो है कहाँ पे, कानपुर में स्थित है। तो यहाँ पे मान चलिए एक पन्नी का व्यापार होता है, जो पन्नी की प्रोडक्शन है, मतलब पॉलीथीन वगैरह की प्रोडक्शन है, वो यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जो आसपास के गांव हैं, यहाँ पे ये कानपुर के आसपास के गांव हैं, यहाँ पे लोग काम करने के लिए आते हैं। तो इसका काम ये है कि यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं लोग, इनको देखे और इन्हें गाइड करे कि कैसे क्या काम करना है। तो उसके लिए ये जो इंसान है, तो ये किस में आएगा, ह्यूमन कैपिटल के अंदर आएगा, कि लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया। तो ये हमारा लास्ट एंड फर्दर रिक्वायरमेंट था, जो कि मैंने एग्जांपल की मदद से समझा दिया, कानपुर की एक फैक्ट्री की मदद से। तो ये एक जो क्या है, ये एक आदमी है जो ये दूसरों को कंट्रोल कर रहा है। ये देख रहा है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, माल एक कंपनी के अंदर जो माल है वो कितना हो रहा है। या फिर बात करें हम लोग कि ये मान चलिए किसी एक्स, मतलब एक्स कंपनी है ये, मतलब किसी मिस्टर पुरवाल की कंपनी है। तो ये मान चलिए ये कोई आदमी है जिसका नाम क्या है, उमा शंकर नाम है इसका। क्या नाम है, उमा शंकर नाम है इस आदमी का। ये देखता है इस फैक्ट्री को, पूरी फैक्ट्री को देखता है। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, कितना माल आ रहा है, कितना माल नहीं जा रहा है, कौन सी मशीन काम कर रही है, कौन सी मशीन काम नहीं कर रही है। तो इसका अकाउंटेंसी का काम यही देखता है। ये आदमी कितना मेहनती है, ये आदमी इतना मेहनती है कि ये सब चीज़ों को मैनेज करता है, अपनी फैमिली को मैनेज करता है और इस पूरी कंपनी को मैनेज करता है। तो अब हम लोगों ने इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल। और ये क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है, मतलब ये एंटरप्राइज, मतलब एक एंटरप्रेन्योर ये सब कुछ देखता है। तो इससे बढ़िया एग्जांपल मैं आप लोगों को नहीं दे सकता हूँ। ये काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि मैं काफ़ी इस आदमी से मिल चुका हूँ। ये काफ़ी प्रैक्टिकल आदमी है और मैं इसको, इससे बढ़िया एग्जांपल मैं नहीं दे सकता हूँ इस पूरे चैप्टर के लिए। काफ़ी समझदार इंसान है। तो अगर हम लोग फर्दर आगे चैप्टर को पढ़ेंगे तो अब हम लोग जो अगला टॉपिक है, जो हम लोग का तीसरा पार्ट है, फार्मिंग इन पालमपुर। तो हम लोग समझेंगे कि जो पालमपुर नाम का जो गांव था, वहाँ पे क्या, वहाँ पे अगर हम लोग 100% की बात करूँ तो 100% में से जो 100% लोग हैं, उसमें से 75 लोग क्या हैं, 75 लोग करते हैं क्या, खेतों में काम करते हैं। 75% ऑफ द वर्किंग पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। तो अगर हम लोग इसको समझें तो अगर हम लोग पालमपुर की बात करें, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो दूसरी एक्टिविटीज़ है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे इतना डेवलप नहीं हुआ। तो यहाँ पे एकमात्र सहारा क्या है, फार्मिंग है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से समझें, तो यहाँ पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि 75% जो पॉपुलेशन है, 100 में से 100, अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में से 75 लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग एकमात्र सहारा है। और यहाँ पे जो एरिया है वो क्या है, फिक्स्ड है। मतलब अगर आपके पास इतना एरिया है या इतना एरिया है, तो यहाँ पे अभी मान चलिए एक परिवार पल रहा है, एक परिवार पल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक उमा शंकर नाम के आदमी का। तो ये हमारे भाई साहब हैं, इनका नाम है क्या, उमा शंकर। अब ये उमा शंकर जी इस लैंड में कल्टीवेट करते थे। तो यहाँ पे एरिया फिक्स है, तो ये अपना परिवार आराम चला लेते थे। इनने शादी कर ली किसी से और इनके 3 बच्चे हो गए। इनके 3 बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए। इनका नाम है हर्ष। क्या नाम है, हर्ष। दूसरे का नाम क्या है, शिवम। तीसरे का नाम, इनकी एक लड़की भी है, इनका नाम परी। तो फर्दर हम लोग जानेंगे कि जब ये दोनों बड़े होंगे, जब हम लोग एक लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेंगे, जब ये बड़े होंगे, तो अब इन्होंने कुछ किया नहीं, अब इनके पास लैंड वही वाली है। तो अब यहाँ पे अभी लैंड तो फिक्स थी भैया, पर यहाँ पे अब खाने वाले कितने हो गए, 2 हो गए। मतलब अब यहाँ पे देखें 3 लोग हैं खाने वाले। फर्दर जब ये लैंड बढ़ेगी, तो ये मान चलिए ये कोई लैंड है, ये वही लैंड है जो हमने उमा शंकर जी के पास थी पहले। उमा शंकर जी के पास थी। अब इनके 2 लड़के हैं। अब इनके 2 लड़के हैं, इनका नाम है हर्ष और इनका नाम है शिवम। तो भैया ये हर्ष हैं, ये थोड़े बड़े लड़के हैं, और ये शिवम है, ये थोड़े छोटे लड़के हैं। अब इनके पास जो लैंड है, अब है तो इतना ही, पर अब इस पर कितना 2 लोगों का हिस्सा हो गया। कितने लोगों का हिस्सा हो गया, 2 लोगों का हिस्सा हो गया। और अब भैया अब ये लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये भी तो शादी करेंगे। अब ये जो हर शादी करेंगे,
तो अब शिवम को लगेगा कि भैया ने तो शादी कर ली, अब हमारा क्या होगा। तो अब भैया ये भी शादी कर लेंगे पर कुछ समय बाद। तो अब भैया लैंड होगी, अब लैंड बची कितनी, अब इतना, अभी मैंने इसको अगर फर्दर रिप्रेजेंट करूँ, अभी इनके पिताजी के पास इतनी सारी लैंड थी, कितनी थी, इतनी। अब भैया इनके पास इतनी लैंड बची है। अब लैंड तो बढ़ने रही है, बस खाने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब इनके 2 बीवी हुई, आई मीन एक बीवी, सॉरी, इनकी एक बीवी हुई, ये इन्होंने शादी कर ली। ये स्मार्ट सी आजकल की फैशन मॉडर्न बहू है ये। और अब ये इनकी बीवी हुई, ये भी बहुत स्मार्ट स्टाइलिश, बहुत ज़्यादा स्मार्ट किस्म की औरत हैं। तो अब इनके बच्चे हुए, इनके बच्चों का नाम हम कुछ भी एज्यूम कर लेंगे, इनका बच्चे का नाम रख देंगे, इनका नाम रख देंगे क्या, पार्थ नाम रख देंगे इनका बच्चे का। शिवम के बच्चे का नाम पार्थ, और दूसरे हर्ष के बच्चे का नाम रख देंगे क्या हम, वंश। तो ये इनके बच्चे का नाम रख दिया हमने। अब भैया यहाँ पे इतनी सी लैंडिंग में यहाँ पे, अब मान चलिए इनकी 2-3 बच्चे और कर लिए इन्होंने, क्या कर लिए, 2-3 बच्चे, पार्थ, अनुकृति, या फिर बात करें कुछ शिवांगी नाम की कोई लड़की है, 3 इनकी लड़कियां हो गई। तो इतने से लैंड में भैया पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है, हम लोगों ने देखा। पर लैंड तो भैया फिक्स है, तो भैया जो लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमेशा फिक्स ही रहती है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं प्रोडक्शन में कितना अंतर पड़ता है। तो अगर हम लोग अगर फर्दर स्लाइड को समझे, तो फर्दर स्लाइड में क्या क्या गया है, सिंस 1960 देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर द कल्टीवेशन। तो अगर हम लोग 1960 की बात करें, 1960 के बाद पालमपुर में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ। एक्सपेंशन का इन द सेंस ये मतलब है कि जो यहाँ के लैंड्स हैं, तो जो लैंड्स हैं पर्टिकुलर एरिया में फिक्स हैं, इसके आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। मतलब ये इनकी लैंड है तो इससे आगे बढ़ नहीं सकते हैं, इतने कवर कर लिया तो कर लिया आपने, इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कल्टीवेशन के लिए केवल इतनी लैंड है। आप ये सोचें कि ये बगल वाला गांव है, इसको कंट्रोल कर लें तो नहीं कर पाएंगे अब। तो यहाँ 1960 के बाद यहाँ पे लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इतना ही हो पाया, इससे ज़्यादा एक्सपेंशन हो नहीं पाया। सम ऑफ द वेस्ट लैंड हैव बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेबल लैंड। तो यहाँ पे जो कुछ मतलब बेकार की जो ज़मीन थी, जहाँ पे उपजाऊता नहीं थी, तो वहाँ पे क्या कर दिया कुछ लोगों ने, वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया है। तो इस वजह से वहाँ पे जो कल्टीवेशन था वो दोबारा से रीस्टेब्लिश हो पाया। तो मतलब जो वेस्ट लैंड थी उनको यूज़ कर लिया गया है। तो अगर हम लोग आगे पढ़ें तो यहाँ पे क्या लिखा है, नो फर्दर स्कोप अवेलेबल फॉर द लैंड। तो आगे आप लोगों के पास जब कुछ लैंड ही बचेगा ही नहीं स्कोप करने के लिए, आपकी रादर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया भैया नंबर 1 पॉपुलेशन पे चल रहा है। और यहाँ पे आदमी के पास, यहाँ पे अगर हम लोगों ने जैसा एग्जाम्पल लिया था उमा शंकर जी का, तो उमा शंकर जी के एग्जाम्पल में हमने देखा कि उमा शंकर जी के 3-3 लड़के थे। अब उनके फर्दर 3 लड़कों के 3-3 लड़के हुए, और लैंड तो भैया होती ही है, तो आप करेंगे क्या, लैंड इतनी ही है, आप फर्दर पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपके साथ होगा क्या। आपके 2 लड़के हैं, तो आप 2 लड़के हैं तो 2 लड़कों के 3 लड़के होंगे या 3 लड़कियां होंगी, तो आप इतनी पॉपुलेशन को संभालेंगे से। भैया लैंड तो इतनी है, उपजाऊ तो उतनी ही करेगी, चाहे आप जितनी पॉपुलेशन बढ़ाते जाइए। तो हम लोग यही समझने के लिए अगले आगे के स्लाइड में समझेंगे हम लोग अब। तो व्यूअर्स, जो हमने अगली बार सवाल पूछा था कि क्या पूछा था, जो हमारा टॉपिक होगा क्या, इफ़ लैंड इज़ फिक्स्ड। तो अगर हमारी जो लैंड है वो फिक्स्ड है, देन इट इज़ पॉसिबल टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अगर हमारी जो लैंड है भैया, तो क्या यहाँ से जो फसल है उसको और ज़्यादा उगाना क्या पॉसिबल है। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हम लोग चलेंगे क्या, तो यहाँ पे क्या है, ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड, नो लैंड इज लेफ्ट फॉर कल्टीवेशन। अब हमारे पास कल्टीवेशन के लिए कोई भी लैंड बची ही नहीं है। तो क्या हम लोग इसी फील्ड में से क्या हम लोग और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी मान चलिए इसकी प्रोडक्शन है 200 टन है इसकी प्रोडक्शन, जो कि हमारे उगाई है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे कुछ नाम मैं बता सकता हूँ। जैसे इसमें बुक में क्या श्याम लाल दिया गया है, तो इसको मैं कहते मैं उमा शंकर में चेंज कर दूंगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए एनसीईआरटी के क्वेश्चन के हिसाब से। तो बस मैं नाम ही चेंज कर रहा हूँ, स्टोरी पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो कॉन्सेप्ट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ। तो व्यूअर्स, अगर हम लोग फर्दर बात करें कि इसकी जो उमा शंकर जी थे, उमा शंकर जी क्या अपने खेत में क्या उगा रहे थे, वो अपने खेत में उगाते हैं क्या, ज्वार एंड बाजरा।
क्या उगाते हैं, ज्वार एंड बाजरा उगाते हैं। और क्या उगाते हैं, पोटैटो उगाते हैं। और क्या उगाते हैं, वीट उगाते हैं। तो अगर आप लोगों को पता हो तो एक किसान क्या हो, वन किसान क्या हो, ये मान चलिए हमारे उमा शंकर भैया हैं। तो उमा शंकर भैया अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई एक फील्ड के अंदर एक प्रकार की खेती करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, क्रॉपिंग। क्या कहा जाता है, क्रॉपिंग। तो हमारे जो उमा शंकर भैया हैं वो एक खेत में अलग अलग प्रकार की खेतियां करते हैं, एक ही खेत में अलग अलग का खेती करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। उसे क्या, मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। आप लोगों को फर्दर इतना समझ में आ गया हो तो ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक समझ लिया था कि जो भैया अपने क्या उमा शंकर भैया थे वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे जो मतलब किसानी खेती थी, तो वो अपनी फील्ड में अलग अलग फसलें उगाते थे। क्या करते थे, ये हमारी फील्ड है, ये अपनी फील्ड में अलग अलग प्रकार की क्या करते थे, खेती करते थे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि ज्वार, बाजरा, गेहूँ और क्या करते थे, और आलू उगाते थे अपनी फील्ड के अंदर। अब इनके पिताजी हैं वो हैं क्या, नरेश चंद्र। क्या है, नरेश। ये मैं अपने मन से कैरेक्टर बना रहा हूँ, ये कोई रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये मिस्टर नरेश चंद्र हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो फसल होती है कितनी मैंने बताई थी, 200 टन फसल थी। उसमें से ये 50 टन फसल अपने बच्चों के लिए, जैसे कि कौन, उमा शंकर और इनके बेटे कौन हैं, इनके बेटे हैं हर्ष। तो इनके लिए बचा के रख लेते हैं। और बाकी जो 150 टन जो हमारे गेहूं थे वो क्या करते हैं, वो कहाँ पे, रायगंज में जाके बेच देते हैं। तो हम लोग क्या करें, बस यही था कि सरप्लस मतलब होता है बचा हुआ गेहूं, जो कि इनके कंजप्शन से बाहर हो गया था। कितना, 150। इनका जो बचा हुआ का गेहूं था वो उन्होंने बाजार में बेच दिया। तो फर्दर हम लोग समझेंगे कि जो हम लोग अभी पहले बात कर रहे थे, जो उमा शंकर जी थे, जो हमारे इमेजिनेशनल करेक्टर थे, तो 1/3 लैंड में क्या उगा रहे थे, अपने वीट उगा रहे थे, और ज्वार उगा रहे थे, और क्या उगा रहे थे, बाजरा उगा रहे थे, और क्या उगा रहे थे भैया, पोटैटो उगा रहे थे। और जो इसका चौथा पार्ट था, जो क्या है, जो चौथा पार्ट है, इनका कोई भी नाम मान लीजिए, इनको नाम रोहित, रितेश, जो भी नाम देना हो आपको इनको दे सकते हैं। तो जो चौथा पार्ट है, ऑफ द लैंड इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। तो ये चौथा पार्ट है, यहाँ पे किसी खेती होती है, गन्ने की खेती होती है। और यहाँ पे जो गन्ने हैं उसे गुड़ के फॉर्म में क्या व्यापारियों को बेच दिया जाता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ये लोग बहुत पैसे वाले आदमी हो गए हैं। तो अब ये लोग पैसे वाले आदमी हो कैसे रहे हैं, अब हम लोग उसको जानेंगे कि ये लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं अपने खेतों के जरिए। तो भैया अब हम लोग समझेंगे कि जो हमारे उमा शंकर भैया थे और जो हमारे रोहित भैया थे वो इतना पैसा कमा कैसे रहे थे। तो हम उनसे जाके पूछेंगे, भैया आप इतना ज़्यादा पैसा कमा कैसे रहे। तो भैया अब वो हमें बताएंगे कि वो अपना पैसा कमा रहे हैं खेती के तरीके को बढ़िया कर कर। तो वो क्या कर रहे हैं, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो भैया उनके जो गाँव है पालमपुर, तो वहाँ का जो सिस्टम है क्या, इरिगेशन फसल करने का जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग इसको समझेंगे कि अगर आप लोग खेती करने जाएंगे तो अगर वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम है, मान के चलिए कि समय समय पे आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, अच्छी मात्रा में पानी देते हैं, तो आपकी फसल क्या बुरी होगी। तो हमें जवाब मिलेगा अगर नहीं, तो ऐसा नहीं होता है कि हमारी फसल बुरी होगी। और दूसरा फ़ायदा क्या मिलेगा हमें, दूसरा इसका मेन रीज़न क्या है, फसल उपजाऊ होता है बिजली। तो हमें जो बिजली मिल रही है, तो बिजली से क्या हो रहा है, अगर हम लोग जब चाहे ट्यूबवेल लगा दें, अगर आपको ट्यूबवेल का कॉन्सेप्ट पता हो, तो अगर हम लोग अपने जो खेत होते हैं तो आप कल देखते होंगे कि जो ट्यूबवेल्स हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं। तो इससे अगर आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आप लोगों को पता होगा कि जो ट्यूबवेल्स होते हैं, तो ट्यूबवेल से क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल वाटर होता है उसकी कमी पड़ जाती है।
तो धीमे धीमे इसका एक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। तो जो और हम अब उसको हम लोग साइड में करते हैं, उसको देखते हैं पहले कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से कितनी आसानी हो रही है। तो एक ये मान चलिए, ये इनकी कोई लड़की, ये मान चलिए उमा शंकर जी की लड़की है कोई, इनका नाम है परी, इनका नाम है परी, और ये हमारा कुआं है। तो अब ये खड़ी हैं यहाँ पे। अब ये डाली इन्हें रस्सी, और रस्सी इनकी टूट गई। अब इनकी रस्सी आई 150 रुपये की, बाल्टी है 500 रुपये की। तो 500 प्लस 500, 650 रुपये इनके पानी में डूब गए। तो ये इनके 650 रुपये बचाने के लिए इन्होंने क्या करा लिया, ये सब जो ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं इस वजह से, और इसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर, इनकी प्यारी सी बेटी परी का इतनी मेहनत लगती है, तो इसको बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया, और अपने घर के पास में एक ट्यूबवेल खुदवा लिया, और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इतनी अच्छी फसल उगा ली कि भैया लखपति बनकर ठाठ में घूमते हैं बिल्कुल। ये मतलब ठाठ, मतलब ये मैं लोकल लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, तो मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में आ गए किसका, ये दोनों अपने सिस्टम को एस्टेब्लिश करके अपने पालमपुर में। तो व्यूअर्स, अगर हम लोग आगे फर्दर बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेन रीजन क्यों बना, तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन बिकॉज द अर्लियर फार्मर यूज्ड पर्शियन व्हील टू ड्रॉ वाटर। तो जो पुराने समय के जो किसान वगैरह थे, तो उनके मेथड बहुत अलग अलग थे। कि भैया अगर मैं गांव लेवल की बात करूं तो गांव में क्या होता था कि जो किसान होते थे, तो किसान अपने हाथों से कुएं से पानी निकालते थे, या बैलों की पिठियाँ बांध के उन्हें भगाते थे तो उससे निकल आता था। और क्या यूज़ करते थे, जो पर्शियन व्हील सिस्टम है, पर्शियन व्हील सिस्टम में ये होता है कि एक नदी बह रही है, आप यहाँ पे ये चक्री टाइप में बना देंगे, और आप ये चक्री पानी से घूमेगी और पानी निकलेगा यहाँ से, ये ऐसे स्लाइड होकर इसमें बाल्टियाँ लगी रहती हैं, और ये पानी फेंक देगा बाहर, और यहाँ से पानी हमारे खेत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो और पर जब लोगों ने क्या किया, लोगों ने देखा क्या, जो उनका सिस्टम था किसका, ट्यूबवेल वाला, जो ट्यूबवेल थे, ट्यूबवेल सिस्टम देखा उन्होंने, जो कि गवर्नमेंट ने इम्प्लांट कराया। तो जब गवर्नमेंट ने इम्प्लांट कराया तो लोगों ने देखा कि भैया इससे बहुत सुविधा मिल रही थी। जो इनकी प्यारी बेटी परी थी, जैसे अगर मैं उमा शंकर की बात करूँ तो उमा शंकर की बेटी थी, इनके हाथ में पड़ गए थे छाले, इनके कोमल कोमल हाथ थे, और ये कुएं से पानी निकालते निकालते पड़ गए इनके हाथ में छाले। तो अब देखा कि इनको भैया जो उमा शंकर भैया थे अपने, उमा शंकर को लगा बुरा कि भैया ऐसी सी बात हो गई कि हमारे मोदी के हाथ में छाले लगा है, छाले निकल आए हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्यूबवेल अपने गाँव खुलवा लिया। जो इन्होंने देखा था इनके बगल में एक भैया थे, जो शिवम नाम के भैया थे, उन्होंने वहाँ देखा कि ऐसी सी बात है कि ट्यूबवेल लगाने से और बिजली का इस्तेमाल करने से भैया जो ट्यूबवेल है वो अच्छा पानी देता है, तो अच्छा पानी देगा तो फसल ज़्यादा देगा। तो मेन रीज़न क्या बन गया कि भैया मेन रीज़न देने का बन गया, जो फसल थी वो अच्छी कैसे हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी लाने की वजह से। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो उमा शंकर भैया थे हमारे, और जो गांव के किसान दूसरे किसान थे, तो पालमपुर के दूसरे किसान थे, तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि भैया जो हमारा पुराना सिस्टम है कि पानी भरने का, तो वो बहुत ख़राब हो गया है भैया। और जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ फ्यू ट्यूबवेल्स इंस्टॉल कराए, कहाँ पे, किसानों के पास में। और किसानों ने देख देख के उन्हें अपनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इतना जल्दी पानी निकाल रहे थे, और इतने ज़्यादा इफेक्टिव थे कि भैया उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने खुद से धीमे धीमे अपने जो ट्यूबवेल से वो इस्टेब्लिश करवाना स्टार्ट करवा दिया। तो बस इस स्लाइड में और कुछ नहीं है, तो वही लिखा जो मैंने बताया, पीपल सॉ द इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल कुड इरीगेट मच लार्जर एरियाज। तो जब लोगों ने इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल को यूज़ करते हुए देखा, तो उन्होंने क्या, इरीगेट करना मतलब सींचना, लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड मोर इफेक्टिवली। तो उन्होंने ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड को बहुत अच्छी तरीके से इरीगेट किया। तो जो कुछ ट्यूबवेल्स थे वो इंस्टॉल कराए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, और कुछ समय बाद लोगों ने, जो किसान थे वहाँ के, उन्होंने देख कर भैया, जो जैसे कि जो वर्ल्ड की रियलिटी चलती है, वर्ल्ड की रियलिटी ऐसे चलती है कि आदमी एक काम शुरू करता है तो बाकी लोग भी उसे फॉलो करने लगते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारे किसान थे, किसानों ने सरकार के ट्यूबवेल देखे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, तो इस वजह से उन्होंने उनका यूज़ करना रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर दिया। तो व्यूअर्स, इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भैया जो इंडिया है, इंडिया में जो इरिगेशन सिस्टम होता है,
तो अब भैया अगर हम फसल की उपजाऊता की बात करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह की जो फसल की उपजाऊता है वो हर जगह सेम हो। अगर हम लोग पहाड़ पे या फिर इंडिया के कई ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, जैसे मतलब जो कोस्टल मतलब वो पठार वाले एरिया जहाँ पे जो पत्थर हैं वो ज़्यादा हैं, तो वहाँ की जो फसल की उपजाऊता होगी वो प्लेन्स में या जो नदियों किनारे शहर बसे होंगे वहाँ से ज़्यादा होगी या कम होगी, आप लोग खुद सोच के देखिए। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो इक्वल नहीं है इरीगेशन पूरे इंडिया के अंदर। तो बस हम स्लाइड में यही पढ़ेंगे कि ऑल द विलेजेस इन द इंडिया, तो इंडिया के पूरे गाँव में नॉट इक्वल इन टर्म ऑफ इरीगेशन, तो यहाँ पे जो इरीगेशन होती है इक्वल नहीं हो सकती है। रिवराइंस प्लेन्स एंड कोस्टल रीजन्स आर वेल इरीगेटेड, तो भैया जो क्योंकि यहाँ पे जो पानी की मात्रा है बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पे जो इरिगेशन सिस्टम है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हुआ, और बाकी एरियाज़ में ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो रिवर्स एंड कोस्टल एरियाज तो अच्छी होती हैं फसल के लिए, पर माउंटेन एरिया अच्छी नहीं होती हैं। तो अगर हम लोग फर्दर एग्जांपल लें किसका, डेक्कन प्लेट्यू का, डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल ऑफ इरीगेशन, तो यहाँ पे जो इरीगेशन है उसकी बहुत ज़्यादा लो लेवल है। ऑफ द टोटल कल्टीवेशन एरिया लिटिल लेस देन 40%, तो इस एरिया में 40% से कम एरिया के अंदर ही क्या हो पाती है, प्रोडक्शन हो पाती है। क्योंकि अगर आप प्लेट्यूज की बात करें तो प्लेट्यूज में इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है, और इरीगेटेड इवन टुडे, आज भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इरीगेशन 40% ही हो पाती है, क्योंकि बिकॉज द फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है जो इरीगेशन होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, हाईली लार्जली ज़्यादातर डिपेंडेंट होती है रेनफॉल पे। जहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी वहाँ पे जो इरीगेशन वो कैसे होगा, आप लोग खुद सोचिए जरा। तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो अगर हम लोगों ने पहले की बात की थी कि जो उमाशंकर भैया थे हमारे, तो अब उमाशंकर भैया उनकी ये फसल की खेत है तो उसकी उपजाऊता कैसे बढ़ाएंगे, तो अपनी जो उसकी उपजाऊता है तो वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड, तो भैया आप उनकी फसल उगाने की उपजाऊ उसके दो तरीके हो सकते हैं, क्या, मल्टीपल क्रॉपिंग, कि वो एक समय पे जो ये इनकी लैंड है एक समय पर अलग अलग जो क्रॉप्स हैं वो उगा सकें, जैसे 1 क्रॉप 2 क्रॉप 3 क्रॉप 4 क्रॉप 5 क्रॉप 6 क्रॉप 7 क्रॉप 8 क्रॉप 9 क्रॉप 10 क्रॉप 11 क्रॉप 12 क्रॉप, तो ये अलग एक ही बार में अलग अलग क्रॉप्स उगा पाएँ, तो इस वजह से ये अपने खेत को अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। और क्या करेंगे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या आता है कि भैया आप अपने सीड्स को बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग क्लास 12th में आप लोगों ने बायोलॉजी ली है, आई एम सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट के बारे में बोल रहा हूँ या दूसरे एस्पिरेंट के बारे में, अगर आप लोगों ने क्लास 11th या 12th में बायोलॉजी ली हुई है तो उसमें बायोटिक इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। क्या उसमें क्या होता है, जो सीड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, जो सीड्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग की जाती है दूसरे सीड के साथ, तो जो उनकी फर्टिलिटी है उनके अंदर क्या स्ट्रॉन्ग जीन डाले जाते हैं, जिनके अंदर क्या होता है कि वो अपने आप को दूसरे इंसेक्ट से, पेस्टिसाइड से या दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर से, या फिर हम बात करें कि कम पानी में ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से ग्रो कर जाना, तो ये सब हम लोग जीन्स के थ्रू डाल देते हैं अपने प्लांट्स के अंदर, तो वो किस में आता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आता है। और बहुत सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं जिनको हम आगे फर्दर के स्लाइड्स में जानेंगे। तो अगर हम लोग फर्दर टॉपिक की बात तो करें तो टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर हम लोग बात करें कहाँ पे कि अगर हम लोग एक समय पे क्या कर रहे हैं कि एक साथ अलग अलग फसल उगा रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें किसकी, कि हम लोग टमाटर की खेती कर रहे हैं, कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि यूपी ऐसे एरिया में मैं कई लोगों को जानता हूं जो कि एक साथ कई सारी फसल उगाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप लोगों ने पुस्ते दाने के बारे में सुना होगा, तो पुस्ते दाने के लिए लाइसेंस चाहिए पड़ता है, तो किसान क्या करते हैं कि लाइसेंस लेके पुस्ते दाने की खेती तो करते ही हैं, साथ में टमाटर भी उगा लिए, मतलब अलग अलग वैरायटी की फसल तो उगा लिए, जिनसे कि क्या हो जाता है, उन्हें फ़ायदा हो जाता है, और जो क्रॉप है उसकी फर्टिलिटी भी बदल जाती है। कि एक फसल को आप कि कोई भी अगर इंसान भी हो तो अगर एक काम हमेशा करते रहेगा तो वो क्या होगा, एक समय के बाद वो बहुत ज़्यादा फटीग फील करेगा। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो आपको फटीग के बारे में पता होगा कि इमोशन फटीग क्या होता है, कि इंसान एक ही प्रकार के इमोशन से बोर हो जाता है। अगर आप लोगों को किसी भी इंसान के ऊपर दया आती है, और मतलब ज़्यादा दया आती है, तो फिर
मतलब दया आती है, तो आप डेली उसके ऊपर दया दिखाते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप ऊब जाएंगे उस दया को लेकर। आप कहेंगे हटाओ, छोड़ो, क्या है तो अब इंसानों की बात है तो लैंड भी ऐसे ही होती है कि लैंड भी अपनी फर्टिलिटी खो देती है एक समय के बाद। तो हमें क्या चाहिए होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग चाहिए होती है। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग, तो ये एक सबसे आम तरीका है क्या बढ़ाने का, प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। तो ये एक सबसे आम तरीका है, क्या तरीका है कि आप एक लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि जो मल्टीपल क्रॉपिंग है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी जो फर्टिलिटी है बढ़ाने के लिए अपनी क्रॉप की। तो यही था इसका, ये इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता है मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए। तो व्यूअर्स, हम लोग अगर आगे की बात करें तो आगे क्या था, तो मिड 19th सेंचुरी में दो सीड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनली वंस विद द रिलेटिवली लो यील्ड। सो इसकी जो पावर थी, जो सीड थे बहुत पुराने किस्म थे, तो ये कुछ ज़्यादा फसल उगा नहीं पाते थे। और हम लोग आगे पढ़ें तो ट्रेडिशनली सीड्स नीड लेस इरिगेशन, फार्मर यूज्ड काउ डंग्स एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। तो पहले के समय में क्या, अगर आज के समय की बात करें तो बहुत सारे किसान जो हैं वो, अगर वो लोग भी महंगे फर्टिलाइजर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आई मीन कुछ लोग आज भी जो, मतलब ऐसे किसान भी हम लोग देखते हैं कि जो लोग फर्टिलाइजर यूज़ ना करके जो क्या ट्रेडिशनली यूज़ जो गाय का गोबर होता है उसे काउ डंग कहा जाता है, तो उसका यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग कोई गांव से रिलेटेड हो तो उसने देखा होगा कि गांव में एक जगह होती है जहाँ पे जो गांव के सभी लोग होते हैं वो इकट्ठा, मतलब गोबर एक जगह डालते हैं। मतलब उनके घर में गाय पली होती है, तो गाय से दो फायदे होते हैं, तो उन्हें दूध मिलता है, तो उसका जो गोबर होता है वो एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। और कुछ समय के बाद, जैसे एक दो साल बीत जाता है, तो उसके बाद वो काऊ डंग को उसमें अपने खेतों में छिड़कवा देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी फर्टिलाइजिंग की भी कैपेसिटी खत्म, मतलब फर्टिलाइजर भी बन जाता है और दूध का दूध निकल आता है। तो पुराने समय में ये मेथड चल रहे थे। अब धीमे धीमे हम लोग पढ़ेंगे कि जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, तो मॉडर्नाइजेशन से काफ़ी चीज़ें सही भी हुई हैं और काफ़ी चीज़ें गलत भी हुई हैं। तो अगर मैं इसके जो पुराने मेथड थे, तो इनसे जो ऑर्गेनिक, जो खाने की जो ताकत थी वो इंसानों में ज़्यादा थी। अगर पुराने समय के आदमी की बात करें तो वो ताकतवर हुआ करते थे, देसी घी खाते थे। और आज जो इसके जो मॉडर्न फार्मिंग है उसके काफ़ी सारे डिफेक्ट भी हैं कि ये शरीर के अंदर इंसानों के में काफ़ी बदलाव देखे जा सकते हैं मॉडर्न फार्मिंग के थ्रू, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स का यूज़ होता है जो इंसान की बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। और जो पुराने समय के, जो हम लोग अगर बात करें कि जो पुराने समय में लोग थे, कि मैंने तो सुना है कि काफ़ी लोग कहते थे जो पुराने समय के लोग थे उनमें उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी वो आज के लोगों के मुकाबले ज़्यादा होती थी। जैसे कि अगर मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूँ तो जो